गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ रमायन जी। हाँ, स्वागत है आपका डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। तो चलिए मिलवाते हैं आपको आज की हमारी खास मेहमान से। सबसे पहले हमारे साथ है सुनीता प्रकाश जी और साथ ही साथ हैं उनकी बेटी सरना सताक्षी। हाय मैम, कैसी हैं आप? एकदम ठीक, नमस्कार। नमस्कार, और आप कैसी हैं? नमस्ते, सब अच्छा है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे बारिश के मौसम में हालचाल के बारे में। तो इतने दिनों बाद जब बारिश का मौसम आया तो कैसा फील कर रही हैं मैम? ऑब्वियसली गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इस बारिश का इंतज़ार था, और जब बारिश होती है तो अच्छा फील होता है और फिर सब कुछ काम वाम करने में भी बड़ा मज़ा आता है। आप बताइए। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमको तो ये लगता है कि बारिश के मौसम में आराम करो, बस बिस्तर में घुसे रहो। टू टाइप्स ऑफ पीपल। बट ये बिल्कुल है कि जैसा मौसम वैसा मिजाज, और अगर अच्छा मौसम हो तो आपका मूड भी अच्छा ही होता है। तो जी हाँ मैम, सबसे पहले आपके बारे में जानते हैं, आप अपने बारे में कुछ बताएं। 1993 अप्रैल 27 से हमने अपना काम शुरू किया और लगभग 32 इयर्स का ये मेरा सफ़र रहा, और इस बीच बहुत तरह का एक्सपीरियंस रहा प्रोडक्शन में, ट्रेनिंग देने में। पर सब कुछ से हमको लगता है कि जो भी आज हम हैं उसमें उन सभी एक्सपीरियंसेस, उन सभी अनुभवों का योगदान है। और ज़्यादा अपने बारे में क्या ही बताएं। ब्लॉक प्रिंटिंग में स्टेट अवार्ड मिला है और दक्ष देशज अवार्ड मिला है, और बहुत सारे लोग, फैमिली के अलावा फ्रेंड्स और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और कई एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों के साथ हम उन सबको इस प्लेटफॉर्म से धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि आज हम जहाँ भी हैं। आप सबको शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत। क्या बात है। और अब सरना, चलिए आपके बारे में कुछ जानते हैं। जब NID में मेरा हो गया था एडमिशन तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, बट आई गेस वहाँ से ही मेरा जर्नी शुरू हुआ। और उसके बाद हम बाहर ही काम कर रहे थे तो वहाँ पर थोड़ा सा वेरीड लेवल का एक्सपोजर मिलता है, और हम जब जर्मनी भी गए थे तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी अलग रहा, काफ़ी कल्चरल डिफरेंस था। और आई थिंक इतना हम तो ज़्यादा काम अभी किए नहीं हैं, बट आई थिंक क्योंकि हम मल्टीपल जगह पे काम किए हैं तो उस वजह से थोड़ा कल्चरल एक्सपोजर ज़्यादा है। That's really great to hear। मैम, अगर आपके काम के बारे में बात करें तो 1993 में आपने शुरुआत की। वो टाइम था जब सभी लोग मॉडर्न चीज़ों की तरफ भाग रहे थे। जीन्स पहनना है, हमें स्कर्ट पहननी है। अगर बॉलीवुड भी देखें हम तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रहा था। इस बीच ये आइडिया आना, और इसको कैसे आपने किया? एक्चुअली कुछ तो कला का माहौल मेरे घर में भी था। मेरी दादी खूब पंखा के ऊपर कपड़ा लगा के और मोती से सजा के वो सब करती थी। फिर मेरे एक मामा हैं जो डिज़ाइन फील्ड में भी थोड़ा उनका कुछ कुछ नया नई चीज़ बनाते रहते थे। तो इन सब का इन्फ्लुएंस तो था ही। साथ में हमको ऐसा लगता था कि कुछ ऑफ ट्रैक काम करें, कुछ क्रिएटिव काम करें, जो आम तौर पे लोग सोचते हैं कि अच्छा UPSC कर लो, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, तो वो मतलब अपना नहीं चलेगा भाई, कुछ अलग करना है। बस ये एक दिमाग में था, और ईश्वरीय कृपा रही है कि कुछ आइडियाज़ नया नया आता रहा। तो फिर इस फील्ड में हम बढ़े, और हमको लगता है कि ट्रेडिशनल जो हम लोग का जो भी चीज़ है, चाहे वो टेक्सटाइल के क्षेत्र में हो या किसी क्षेत्र की बात करें, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और हम लोग का कल्चरल मतलब इतना अच्छा हेरिटेज है, टेक्सटाइल का भी इतना अच्छा हम लोग के पास धरोहर है। तो हमको लगता है कि जहाँ आप मॉडर्न में जाइए, हम मना नहीं करेंगे, और पर हमको लगता है ट्रेडिशनल को लेते हुए अगर हम लोग मॉडर्न के साथ थोड़ा सा उसका टच रहे, ट्रेडिशनल को बिल्कुल नहीं भूलें, तभी हमको लगता है कि जैसे हम भी आज इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं, तो उसका वजह यही है कि हम अपनी परंपरा को नहीं छोड़ें और उसके साथ ही मॉडर्न ये को लेकर चलें। बिल्कुल सही बात है। जब हम ज़मीन से जुड़े रहते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। और अब चलिए सरना, आपके बारे में जानते हैं कि स्पेशल डिज़ाइनर का, स्थानीय डिज़ाइनर के बारे में बात करें तो ये कुछ नया है, और हम जैसे आम लोग इसको थोड़ी आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं। तो बहुत ही बेसिक टर्म्स में अगर इसको तोड़ दें तो स्पेशल जो वर्ड है वो स्पेस, जो कि जगह का ट्रांसलेशन है, उससे आता है। और किसी भी जगह की डिज़ाइनिंग को आप स्पेशल डिज़ाइन कह सकते हैं। और क्योंकि जगह बहुत अलग अलग तरह की होती है तो उसमें आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे डिज़ाइन फील्ड में, जैसे कि रिटेल डिज़ाइन या विजुअल मर्चेंडाइजिंग शॉप के अंदर आएगा, एग्जिबिशन, स्टेज डिज़ाइन, या फिर म्यूज़ियम क्यूरेशन थोड़ा आर्टिस्टिक लेवल पे आता है। उसी जगह वेडिंग प्लानिंग्स या फिर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा स्केल बड़ा रहता है, वो सारी चीज़ें होती हैं।
तो बहुत ही वेरीड फील्ड है और इसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। आपको इस चीज़ का आइडिया कैसे आया? क्योंकि अक्सर हम फैशन डिज़ाइनिंग सुनते हैं, एक्सेसरी डिज़ाइन सुनते हैं, इनफैक्ट मैंने भी निफ्ट की तैयारी की थी तो थोड़ी बहुत जान पहचान है, तो ये सारी चीज़ें सुनते हैं, बट स्पेशल डिज़ाइनिंग इज़ समथिंग न्यू, तो ये कहाँ से क्लिक किया? हमको भी डिज़ाइनिंग का ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो जब NID में मेरा हुआ तो वहाँ जाने पर पता चला, फर्स्ट ईयर के दौरान ही वो बताते हैं कि हमारे कॉलेज में इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो जब हमको पता चला कि एग्ज़िबिशन और स्पेशल डिज़ाइन ऐसा एक फ़ील्ड है जहाँ पे आप बाकी सारे फील्ड्स को यूज़ करके डिज़ाइन कर सकते, तो हमको लगा कि ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए, जहाँ पे हम सब कुछ कर सकते हैं और डिज़ाइन भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है जो थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा कि हाँ भाई ज़िंदगी भर एक ही चीज़ करनी है। तो ये हमको काफ़ी अट्रैक्ट किया, इस वजह से आई थिंक हम इसमें गए। तो मतलब हर दिन आपको कुछ नया मिल रहा है, हाँ, देखने को और कुछ सीखने को। दैट्स सो ग्रेट। मैम चलिए अब आपके बारे में बात करते हैं। आपने 5000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी है, सुनकर ही लग रहा है कि ये क्या खूब है। और कैसा रहा ये सफ़र और कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? शुरुआत तो हम अपना एक बांधनी संस्था शुरू किए थे 93 में, जैसे बताया, तो वहाँ पे हम प्रोडक्शन और प्रशिक्षण दोनों शुरू किए थे। तो हमको लगता था कि एक तो प्रशिक्षण के दौरान बहुत सारे मतलब ये जो हम लोग का क्राफ्ट है वो आगे बढ़ेगा, एक उसके पीछे ये था, और साथ ही वो लड़कियां जो सीख करके ट्रेन हो रही हैं वो हमारे साथ काम भी करने का उनको मौका मिलेगा, तो दोनों का काम चलता रहेगा। मतलब हम जिनको सिखा रहे हैं वो मेरे साथ काम भी कर रही हैं, उनका भी एक जीवन चलने का जरिया बनता है। तो दोनों काम मेरा शुरू से ही चल रहा था। कि उसके अलावा फिर बाद में जब स्टेट अवार्ड मिल गया था तो फिर उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान जो है वहाँ पे भी हम सिखाना शुरू किए। 6 मंथ का कोर्स होता है, तो वहाँ पे भी बहुत एक्सपोजर मिला। अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, क्योंकि हमारे वाले में ज़्यादातर घर पे जो हम सिखाते हैं उस पर पटना के ही बच्चे थे। इसमें ऑल ओवर इंडिया निफ्ट के भी स्टूडेंट आते हैं सीखने, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से भी आते हैं। तो बहुत एक्सपोजर हम लोग के लिए भी एक एक्सपीरियंस होता है अलग अलग स्टूडेंट्स को हैंडल करना। तो मैम जैसे कि हमारा एक्सपीरियंस हमेशा से रहा है टीचिंग में कि कई प्रकार के टीचर्स होते हैं, एक जिनसे बहुत डर लगता है और एक लगता है कि अरे ये मैम आ रही है चलिए मज़ा करते हैं। तो मैम आप कौन सी टीचर रही हैं? ओके, मेरी स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा अच्छा बताती, पर हमको जैसा लगता है कि मतलब कभी कभी सेरेना बोलती भी है कि तुम थोड़ा ज़्यादा ही मतलब कैजुअल हो जाती हो, बट आई एम स्ट्रिक्ट। मतलब डिसिप्लिन में हमको नहीं, टाइम से पहुँचना है, उस पर हम एकदम वो रहते हैं। क्लास में वो रिस्पेक्ट वाला चीज़ होना चाहिए, डेली आके विश करना है, ये सब चीज़। अगर जो भी मतलब हम लोग के हम थोड़ा सा वहाँ पे ये भी परंपरा शुरू कर दिए थे कि आके अगर सबको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि ये फोर्स नहीं होना चाहिए कि पैर छूना है या सुप्रभात बोलना है, ये सब एकदम बेसिक है। क्योंकि अभी ये भी ना थोड़ा सा खत्म होते जा रहा है, मतलब अब एकदम हेलो हाय, भाई हम लोग का इतना अच्छा परंपरा है उसको जारी रखिए। तो ये है, बट हाँ हम मस्ती भी करते हैं। जैसे हम लोग दिन भर पूरा क्लासेस करने के बाद लास्ट का जो 10-15 मिनट होता है उसमें हम लोग कभी कुछ गेम खेलते हैं, जैसे अंताक्षरी, क्योंकि दिन भर आप काम करके ना बहुत ये हो जाते हो, लंबा टाइम होता है 10 से 5 का टाइम, तो हम लोग खूब कुछ कुछ खेलते हैं, कभी डम शराड, कभी अंताक्षरी, कभी कुछ काम से ही रिलेटेड कुछ ऐसे गेम बना लेते थे। तो आई थिंक मिक्सचर ऑफ बोथ, क्योंकि हम हैं थोड़े से कड़क तो हैं, वो मेरी स्टूडेंट्स जानती हैं कि अगर ये काम ढंग से नहीं हुआ, टाइमली सबमिशन नहीं होगा तो हम थोड़ा गुस्सा होंगे बट आई थिंक वो ज़रूरी भी है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है कि पहले काम कर लो फिर आराम करते हैं, मस्ती करते हैं, मज़ा करते हैं। अब चलिए सरीना आपके बारे में बात करते हैं। आपने गुरुग्राम से लेकर जर्मनी तक काफ़ी कुछ सीखा और वहाँ पे काम किया। इस बीच इंडिया को, अपने स्टेट को कैसे आपने रिप्रेजेंट किया? क्या कुछ खास आपने सीखा या फिर कौन सा आइडिएशन आपने यूज़ किया अपनी जगह से? जब देश से बाहर जाते हैं तब तो आई थिंक छोटी से छोटी चीज़ याद आती है वहाँ पर। तो जब हम जर्मनी में थे तो हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमें लाइट फिक्सचर डिज़ाइन करना था। तो उस टाइम पे हमने सोचा कि यहाँ की रंगोली के मोटिव्स इतने सुंदर है तो उससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। तो वो जो लैम्प हमने डिज़ाइन किया था वो एक स्टैंडिंग लैम्प भी हो सकता था और उसको आप एक हैंगिंग लैम्प में भी कन्वर्ट कर सकते थे ये। और बाकी आई थिंक इंडिया में सबसे ज़्यादा ये होता था कि जब भी कभी बताओ किसी को कि बिहार से हो तो कोई भी कंटेंट अगर हिंदी में लिखना है तो लिख देंगे वो लोग, पर एक बार लास्ट में आ जाते हाँ यार एक बार सेरेना से कंफर्म कर लेते उसकी हिंदी अच्छी है। ये गूगल से तो चेक कर लिया है बट एक बार फिर भी उससे पूछ लेते हैं कि सही तो है।
तो हिंदी पे जो बिहारियों की पकड़ है या उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमारा हिंदी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो चीज़ हम जितने भी जगह काम किए इंडिया में वो तो दिखा है बिल्कुल। विदेश जाकर एक चीज़ जो आपने सबसे ज़्यादा मिस की? खाना इंडियन खाना। और मतलब ऐसी बात है कि आप कितना भी बाहर जाओ, आप चाइनीज़ और इटालियन खा लो, पर जब आप घर आते हो दाल चावल और चोखा खाने में जो मज़ा है तो फिर उसका जुगाड़ कैसे होता था? वहाँ पर हम लोग कुकिंग तो मोस्टली खुद ही करते थे, और बस मतलब क्योंकि आई एम राइस लवर तो मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं हुआ। जो लोग रोटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते तो वहाँ पे आटा ढूंढना उस ग्रेड का थोड़ा मुश्किल होता है, बट मेरे लिए उतना टफ नहीं था। तो कढ़ी चावल इज़ माय फेवरेट डिश, तो वहाँ पे वो बनता था। और जैसा कि आपने बोला दाल चावल चोखा, वो सब बना लेने में उतनी दिक्कत नहीं होती थी। बट हाँ, जब हम थोड़ा तड़का लगाते थे तो ऐसे फ्लैटमेट निकल के आ रही है कि चिमनी ऑन कर लो। उसके बाद हमने बोला हाँ चिमनी ऑलरेडी ऑन है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वो यूज़ टू नहीं होते ना इतना मसालेदार खाना का, तो वो थोड़ा सा उसके लिए नया था। हम लोग तो अपना बनाते थे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता था उतना। क्या बात है मैम। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए है। आपने सेरेना को और सेरेना आपने सुनीता जी को कहाँ पे हेल्प की, और ऐसा कौन सा आइडिया या फिर कौन से इवेंट में साथ काम किया? ओके, टेल्स ऑफ लुग्गा एक है प्रोग्राम जो कि हम लोग दोनों उसके ऐसे बोल सकते कि हम लोग दोनों मिलके उसको शुरू किए। एक्चुअली मेरे एक परिचित हैं जिन्होंने मुझे एक शेयर किया था कभी कि एक गेट टुगेदर था, सब लेडीज़ लोग साड़ी पहन करके गेट टुगेदर की थी। तो हम सोचे उसको क्यों नहीं, क्योंकि मेरा इंक्लिनेशन हमेशा शिल्प की तरफ रहा है, तो हम ऐसा किए कि उसको शिल्प से जोड़े। तो वो हम लोग साड़ी लोगों से लेके एक्चुअली लुग्गा ले करके और उसके ऊपर कोई भी इंडिया का आर्ट करते हैं, और फिर उसको फाइनली वो एक रैंप शो होता है। तो उसके साथ जो भी मतलब एक्टिविटीज़ या आप बोलिए कि एक्सपीरियंसेस होता है, वो सारा सेरेना का आइडिया होता है। फिर सेट कैसा होगा, क्या इंस्टॉलेशन उसमें होगा, तो आई थिंक वो हम लोग दोनों हैं। उसके पहले हम मंथन कर रहे थे, तो इसका चूँकि वो उस समय जॉब में थी तो उतना टाइम नहीं दे पाती थी। बट हाँ, जो बेसिक कार्ड वार्ड इनवाइट ये सब डिज़ाइन करना होता है, कैसा सेट होगा, वो सब करके वहाँ से भेज देती थी, बिकॉज टाइम की कमी थी। बट टेल्स ऑफ लुग्गा हम लोग दोनों का मिल करके है, और बाकी ये बताना चाहेंगी। नहीं हाँ, जो टेल्स ऑफ लुग्गा है वो जब हमने शुरू किया था तो उस टाइम पे बहुत ही ऐसे होता है ना, कोई इवेंट आप एक्चुअली ये कोविड के टाइम हमने ब्रेनस्टॉर्म किया था इसके बारे में। तो हम लोग वही सोचे थे कोई ऐसा चीज़ हो, कोई ऐसा इवेंट हो जहाँ पर हम लोगों को बुला रहे हैं बट उनको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं एक नई चीज़ के बारे में, या फिर उनके ही कल्चर के बारे में ऐसी चीज़ें उन्हें याद दिला रहे हैं या फिर से एक्सपीरियंस करा रहे हैं जो पीछे छूट गई हैं। तो इस तरह का मेरा भी मन था कि बिहार में कुछ ऐसा थोड़ा अलग सा हो जिसके लिए लोग एक्साइटेड हो कि हाँ भाई ये वाला होने वाला है, चलते हैं इसमें। तो आई थिंक वी हैव काइंड ऑफ क्रिएटेड एन इवेंट जिसके लिए लोग थोड़ा वेट करते हैं कि हाँ भाई ये होगा तो चलेंगे इसमें। और अभी तक में इसके कितने संस्करण हो चुके हैं? थर्ड अभी ख़त्म हुआ है। और एक्चुअली हर एक बार हम लोग कुछ जैसे इसका आइडिया रहता है कि पहला तो हम लोग किए थे चूँकि टेल्स ऑफ लुग्गा, तो आप लुग्गा के बारे में आपका कुछ स्टोरी शेयर कीजिए। एंड सेकेंड टाइम शी सजेस्टेड कि चूँकि टाई डाई था हम लोग का, फर्स्ट में ब्लॉक प्रिंट किए थे साड़ी पे, सेकेंड में टाई डाई था, तो ये बोली कि बांधनी साड़ी को चिट्ठी लिखने का एक कंपटीशन होगा। तो हम थोड़ा सा ऐसे हो रहे थे कि अब ये लोग तो पागल होने वाले हैं कि ये क्या है, आप मतलब साड़ी को चिट्ठी, वो भी एक बांधनी साड़ी को। बट अल्टीमेटली वो प्रोग्राम का मतलब एक्सपीरियंस हम लोग एक पूरा वो बनाए थे लेटर बॉक्स चुंदरी प्रिंट का, और सब लोग उसमें वो अपना चिट्ठी लिख करके डाले। तो वो जैसे ये बता रही थी कि एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना, तो वो काफ़ी लोगों को पसंद आया। फिर हम लोग पूरा खटिया वटिया रख के एकदम पूरा मतलब मस्त वाला माहौल, गांव का देसी इन्वायरमेंट क्रिएट किए थे। हाँ। और अभी इस बार हम लोग का थीम था बचपन के खेल पे सजेस्ट की थी कि रखते हैं कंपटीशन, तो वो भी सबको बहुत अच्छा लगा। और हम लोग वहाँ पे ही पोशंपा खेले, मतलब ये और एक और मेरी स्टूडेंट दोनों ऐसे करके जैसे वो पकड़ते हैं और सब सारी लेडीज़ मतलब वो उसमें से घुस के निकल रही हैं। आई होप सब लोगों ने खेला है पोशंपा। जैसे अभी हम जब पूछते हैं तो बहुत सारा नाम तो यंग जनरेशन को क्या हम लोग के एज ग्रुप को भी ध्यान में नहीं है, सब
खो गया, भूल गए लोग। डेंगा पानी, कोना कोनी, लुका छिपी, छुआ छुई, कमल फूल, ये सब लोग भूल गए। तो पोशंपा वहाँ पे खेला गया, तो वो सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और एक और कौन सा की थी तुम? आओ मिलो। हाँ, वो आओ मिलो, ये और मेरे स्टूडेंट दोनों वो ऐसे करके करते हैं जो भी। वो हमने ये भी देखा कि थोड़ा जनरेशन वाइज या एरिया वाइज थोड़ा उसमें वैरायटी भी होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आप अगर इस तरह के टॉपिक्स को पिक करेंगे तो आप सीखते भी हैं, खुद भी ऐसी चीज़ें होती है जो ये सारे प्रोसेस में हम लोग खुद भी सीखते हैं। तो इसीलिए हमको ये इवेंट बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि वो दूसरों को भी काफ़ी चीज़ें सिखाएगा और हम खुद भी नई चीज़ें कर पाएंगे और लोगों से मिलने से भी और ऐसे आइडियाज़ आते हैं। तो ये मेरा आई थिंक फेवरेट इवेंट है जो हम लोग करते हैं उसमें से। क्या बात है। मैम, आपसे मेरी बातचीत हुई थी तो आपने बताया कि पुरानी साड़ियों को भी आप लोग कुछ नया करती हैं, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, बेसिकली ये प्रोग्राम उसी कॉन्सेप्ट से आया है। वैसे हम हमेशा शुरू से ही सबको बोलते रहते थे, हम इनवाइट जब करते थे कि आप एग्जीबिशन के लिए तो आइए ही, बट यू कैन गिव योर साड़ी अ न्यू लुक बाई, मतलब जितना भी आर्ट फॉर्म है इंडिया का, चाहे वो कसूती हो, फुलकारी हो, जितने तरह का एम्ब्रॉयडरी है, हम लोग का सुजनी है, एप्लिक है, चिकनकारी है लखनऊ का, तो वो हम शुरू से ही करते थे कि आप अपना प्लेन साड़ी है या हल्की बॉर्डर की साड़ी है तो उसको आप रीयूज़ करने के लिए, और एकदम से ऐसा नया हो जाता है कि एक कस्टमर का तो हम बना के दिए, तो जब वो लेके गया मेरा स्टाफ तो वो बोल रही नहीं वापस कर दो, ये मेरा नहीं है। मतलब ये इतना चेंज हो गया था। तो ये सब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है, और जो मतलब एक लुक नया आ जाता है तो आप फिर उसको पहन लेते हैं। और ये एक पर्यावरण के लिए भी हम लोग एक छोटा सा एफर्ट कर रहे हैं कि एक साड़ी को आप दोबारा तिबारा अगर यूज़ कर रहे हैं, और ये हम लोग की परंपरा भी रही है। नानी दादी लोग भी ऐसे करती थी कि अच्छा प्लेन साड़ी है तो चलो थोड़ा सा टाइम है, पहले तो बहुत समय होता था तो कुछ एम्ब्रॉयडरी कर दें, कभी उसको काट के कुछ और बना दें। अब ये फैशन में आ रहा है, जो हमको लगता है कि हम पिछले कई 30 साल से कर रहे हैं। तो आई थिंक हम लोग थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। 3 decades, मतलब 30 साल बहुत लंबा सफ़र है मैम। और मुझे लग रहा है कि 30 साल का जो एक्सपीरियंस है, क्या कमाल जर्नी रही होगी आपकी। इनफैक्ट अगर बात करें साड़ियों के बारे में तो मुझे भी ऐसा लगता है कि साड़ियाँ जनरेशनल होती हैं। नानी से मम्मी को मिली, मम्मी से बेटी को मिली, और साड़ी कभी पुरानी नहीं होती है, हमेशा इन ट्रेंड रहती है। और थोड़ा सा अगर उसमें कुछ नयापन डाल दिया जाए तो हर कोई पहन सकता है। मैम, अगर बात करें आपकी जर्नी के बारे में तो आपने दिव्यांगजनों के लिए भी काम किया है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, एक्चुअली हम लोग का एक कार्यक्रम है मंथन, जिसका 9 एडिशंस हो चुका है। तो उसमें 2017 में हम लोग शुरू किए थे। तो उसमें हम लोग पहला जो किए थे उसमें आशादीप स्कूल के बच्चे, दिव्यांग बच्चों को हम लोग एज मॉडल लिए थे। तो मेरे साथ जितने भी आर्टिस्ट और डिज़ाइनर काम कर रहे थे सब बोलते मैम छोटी बच्ची का क्या ही डिज़ाइन करेंगे, मतलब अच्छी मॉडल होती बड़ी मतलब हम लोग के एज की तो बहुत अच्छा होता। तो हम बोले अरे करो ना, मेरे ऊपर भरोसा रखो, अच्छा होगा। तो करके जब वो पूरा शो ख़त्म हुआ, और आपको बताना चाहेंगे कि दे आर सो कॉन्फिडेंट, सिर्फ 2 या 3 प्रैक्टिस करवाए थे, बहुत ही अच्छे से वो लोग वॉक की, और मतलब बता नहीं सकते कि उनका क्या कॉन्फिडेंस। और इसके बाद जो मेरे साथ जितने आर्टिस्ट डिज़ाइनर थे सब लोग का यही कहना था कि मैम ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो लोग बच्चियाँ थी जो बोल नहीं सकती हैं, सुन नहीं सकती हैं। तो पहले तो शुरू में थोड़ा ये प्रॉब्लम आ रहा था ना कि कैसे कम्युनिकेट करेंगे, बट हम भी उसके साथ सीखे कि क्या कैसे किस चीज़ को बोलते हैं। तो बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिला। फिर हम बहुत मतलब अभी भी मेरा रोआ खड़ा हो रहा है कि बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक खुशी कि आप जो थोड़ा सा ईश्वर ने किसी को कुछ चीज़ एक नहीं दिया है, उनके लिए अगर आप कुछ भी कर पाते हो तो बहुत बड़ी बात है। फिर हम कोशिश करें कि और भी जहाँ भी हैं इस तरह के लोग अंडर प्रिविलेज या हों या स्पेशल चिल्ड्रन हो, उनके लिए हम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते हैं कि अगर वो सीख करके, मान लीजिए एजुकेशन तो है बट आप अगर मेरा ही सोचिए तो हम सिर्फ एक क्राफ्ट को लेकर के ही आज का पूरा ये मतलब जो भी मेरा अभी तक का जर्नी रहा है, तो वो अगर वो एक शिल्प भी सीख लेती हैं तो हमको लगता है कि वो अपना कुछ काम कर सकती हैं, कुछ अपना घर बैठे भी जरिया उनका एक हो गया। तो इसलिए वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा अनुभव रहा। क्या बात है। सरना, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस जर्नी में काफ़ी सारी जगहों में आपने काम किया, इस बीच कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा इवेंट जो आपके लिए हमेशा के लिए यादगार रहा? आई थिंक अभी लास्ट मेरा जो प्रोजेक्ट था स्मृति वन म्यूज़ियम का,
वो सबसे ज़्यादा यादगार रहा होगा, क्योंकि हम लोग मोस्टली ऑफिस में बैठ के ही काम करते हैं और अगर साइट पे जाना भी होता है तो जो हमारी टीम होती है उनको मालूम होता है, वो ऑफिस की ही टीम होती है, तो उनको आइडिया होता है कि हाँ क्या कैसे करना है। बट ये म्यूज़ियम जब हमने डिज़ाइन किया तो हम लोग बहुत अलग अलग लेवल्स पे काम कर रहे थे। ऑफिस में जाने के बाद फिर हम लोग साइट पर थे 6 महीने और वहाँ टेंट लगा हुआ था, बस हम लोग उसी में काम कर रहे थे और बहुत सारे आर्टिजन्स थे, क्योंकि हम लोग मल्टीपल क्राफ्ट्स के साथ डील कर रहे थे उस म्यूज़ियम के लिए। तो मतलब पद्मश्री लेवल आर्टिस्ट से लेकर डेली हम लोग लेबर्स के साथ काम कर रहे थे, ताकि जो आर्ट वर्क बना है वो म्यूज़ियम में सही तरीके से लगे कि हमारा जो विज़न है वो एकदम निकल कर आए। तो ये आई थिंक मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग और सबसे आई थिंक फ़न भी रहा होगा, क्योंकि इस तरीके का एक्सपीरियंस मेरे पास पहले नहीं था और ये काफ़ी मेमोरेबल रहेगा मेरे लिए। क्या बात है मैम। अगर बात करें आपके आज के लुक के बारे में तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और ये पूछना तो बनता है कि आज के लुक के पीछे क्या इंस्पिरेशन था और ये साड़ी क्या कुछ कहती है? हाँ, ये साड़ी कहती है कि हमारा जो फोक मतलब कि आदिवासी जंगल उसमें जितने लोग रहते हैं ना, उसका बहुत सारा आर्ट फॉर्म है। हर एक एक्चुअली इंडिया के आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानेंगे। जैसे अभी हम लोग किए थे तो उसमें वारली आर्ट है, तो ये भी एक वारली जगह है महाराष्ट्र के पास। उसी तरह से जैसे हमारा पहले झारखंड तो हमारा ही था बट अब अलग हो गया है, तो झारखंड का आर्ट है। इसी तरह से जंगल साउथ अफ्रीका का भी, आप अगर इंडिया से बाहर की भी बात करें तो वो इस पे पूरा पेंट किया हुआ है। और उसके पहले हमने अपना बांधनी जो मेरा फेवरेट है तो टाई एंड डाई करके और उसके ऊपर ये किया है। तो बस हम कोशिश करते हैं कि जब भी कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाएं तो अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को अपने साथ कैरी करें। और ये टेराकोटा का ज्वेलरी भी है, तो सोना चांदी एक तरफ, अपना जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो हम इसी तरह से मेरी पहचान बनी हुई है और सब बोलती है कि तुम्हारे ऊपर अच्छा भी लगता है। तो थैंक यू सो मच जो लोग बोलते रहते हैं, ताकि हम इसको फिर कंटिन्यू करते हैं पहनना। क्योंकि अगर थोड़ा आता है ना कि हाँ बाकी लोग का फीडबैक बोलते हैं ना, आप रूप भोजन और भर रूप श्रृंगार, तो और कॉम्प्लीमेंट के बाद मोटिवेटेड भी हो जाते हैं हम कि ठीक है चलो ये चीज़ बढ़िया लग रही है। सरना, अगर आपसे बात करें तो आप क्लासिकल डांसर भी रही हैं और साथ ही साथ एनिमल लवर भी रही है। इन पैशंस को आपने अपने डिज़ाइन जर्नी में कैसे इनकॉर्पोरेट किया और क्या कभी इन चीज़ों को भी आपने डिज़ाइन जर्नी में डाला? हाँ, अगर जैसे कभी होता था कि कॉन्फ्रेंस है जो कि नेशनल लेवल पे है, तो ऐसा होता था कि आपको स्टेट रिप्रेजेंट करना है, तो क्योंकि हमको ये नॉलेज है कि हाँ फलाने स्टेट का ये डांस है, तो उसमें हम कई बार कोशिश करते थे कि क्योंकि डांस फॉर्म, स्पेशली क्लासिकल डांस फॉर्म, एक स्टेट के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वो चीज़ें हम डालते थे। और एनिमल लवर होने की बात है तो देयर हैज़ बिन अ प्रोजेक्ट जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं था, तो हम उसको डिनाई भी कर चुके हैं। तो इस लेवल तक है मेरा कि हम अपने में जितना कोशिश कर सके ज़रूर करनी चाहिए, बाकी लोग तो उनको इंस्पायर ही कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए ही है कि इस जर्नी में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, इस बीच मैम सुनीता जी मैम और सरना आपसे पूछना चाहेंगे कि मैम आपने क्या सरना को सपोर्ट किया या फिर आपको भी डर रहा कि बहुत मुश्किलें होंगी, तुम एक नॉर्मल फील्ड चुन लो, क्या वो डिलेमा थी? नहीं, एक तो खैर हम मना तो कभी नहीं किए, और क्योंकि हम खुद, मेरे समय में भी हमको थोड़ा सा मुश्किल आया था क्योंकि बाहर जाना था और हम लोग का थोड़ा ये भी देखना होता है, पहले बच्चे बहुत ज़्यादा होते थे तो फिनेंशियली भी आपको देखना है कि आप हर एक बच्चे पे कितना खर्च कर सकते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ आया था। बट हम यही बोले थे कि मेरे शादी वादी पे कम खर्च करना, लेकिन हमको पढ़ने जाने दो बाहर, तो वो मेरे दिमाग में बिल्कुल था और हम काफ़ी इसको सपोर्ट किए कि तुमको जिस भी फील्ड में जाना है यू कैन गो, आई एम विथ यू। और थोड़ा सा आई थिंक माहौल भी मिलता है, मतलब अगर हम ऑलरेडी आपके घर में डिज़ाइनर हैं तो थोड़ा सा वो एक माहौल भी मिलता है। और इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे था जो हमको लगता था कि ये कर सकती है। एक ये वाउज वर्ल्ड ऑफ वेरेबल आर्ट्स का एक किलकारी के साथ प्रोजेक्ट था जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट से बनाना था कुछ आपको गाउन कॉस्ट्यूम, तो शी यूज्ड कोल्ड ड्रिंक का कैप्स और आलू वाला जिसमें आता है ना वो बोरा और सीडी, ये सब चीज़ पुराने चीज़ों को यूज़ करके वो अल्टीमेटली इतना अच्छा कॉस्ट्यूम बना था। तो तब हमको लगा कि इसके अंदर कुछ तो है,
ऐसा नहीं कि मतलब उसके बाद सबसे मज़ेदार उसी के कुछ दिन बाद एक इवेंट था जहाँ पे इसी तरह का वेस्ट प्रोडक्ट का ही कुछ बनाना था, तो इसने जो बनाया था उसका कॉपी वहाँ पे हमको दिखा, मतलब वो थोड़ा भयंकर कॉपी था बट हम इसको बोले कि अब तुम डिज़ाइनर बन गई, भले तुम्हारा कहीं एडमिशन हो ना हो, उस समय स्कूल में ही थी है, क्योंकि आपको जब लोग कॉपी करने लगे तो आप समझ जाइए कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए हम मना बिल्कुल नहीं किया, और जिस फील्ड में भी इसको 10th + 2 के बीच में हम लोग का जब बातचीत चलता था तो हम इसको बोले, ये कभी बोलती थी मम्मी हम डांस के फील्ड में, कभी स्पोर्ट्स में भी थी, ये स्विमिंग और बास्केटबॉल में नेशनल्स तक गई, खो खो ये सब खेलती थी, तो बोलती थी हमको उस फील्ड में जाना है। फिर ये थोड़ा होता ही है उस समय, बच्चे थोड़ा सब चीज़ के बारे में उनको लगता है कि ये कर ले वो। फिर डॉग से रिलेटेड भी इसका कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स था कि हमको वो करना है, उन लोग के लिए ये पार्लर और क्या क्या, बहुत सारा आइडियाज़ आ रहा। देन वी सैट, हम लोग बोले कि भैया हम लोग बैठते हैं, फिर हम इसको बोले तुम लिस्ट अप करो कि क्या क्या तुमको करना है, और फिर उसका सबका प्लस माइनस देखते हैं। फिर अल्टीमेटली ना ये खुद ही निकल के इसको आ गया कि लेट्स गो टू डिज़ाइन फील्ड। और हम खुद भी चूँकि निफ्ट और NID दिए थे, बट मेरा थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो गया था, तो खैर कोई बात नहीं, नो रिग्रेट। तो जब इसका हुआ NID तो ये एक तरह से मेरा मतलब क्या बोले सपना पूरा होने जैसा था। हम फिर साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक से वैसे किए थे, दैट इज़ द ओल्डेस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन, इसका टेक्सटाइल डिज़ाइन और भी कोर्सेज है वहाँ पे डिज़ाइन के। तो हमको मतलब वो है कि हम इसको ये भी बोले थे कि अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन में होता है तो बहुत अच्छा है, बट अगर तुम थोड़ा सा एवरेज इंस्टीट्यूशन से पास करती हो तो तुम्हारे पास है कि तुम अपना वहाँ पे बहुत निकल के आ सकते हो, कंपटीशन कम होगा। तो हम वही किए। मेरे साथ बहुत लोग मतलब सीखे वहाँ पे, बट हमको लगता है कि बिहार में हम आ करके काफ़ी अच्छा इस फील्ड में कोशिश किए, और साथ ही हमको ये आराम लगता है ना कि अपना काम है तो थोड़ा फैमिली भी देखते हुए मैनेज हो जाता है। वंस यू स्टार्ट अ जॉब तो फिर आप घर तो नेग्लेक्ट होता है, बट वो मेरा प्रायोरिटी शुरू से रहा कि नहीं, घर को देखते हुए काम कर ले। तो आई थिंक, और इसको भी हम ऐसे ही बोलते रहते, बट इसको देखते, फोर्स नहीं है, जिसको जैसे मन हो, बट हम समझाते रहते कि हाँ मतलब अगर तुम अपना काम करोगी तो यू कैन मैनेज। हमको जिस समय मान लो नहीं मन है तो हम वो प्रोजेक्ट नहीं ले सकते हैं, बट है अगर बच्चों को जॉब करने का मन है तो वो इनके ऊपर है। क्या बात है मैम, आप ट्रेडिशनल फील्ड में हैं और आप मॉडर्न फील्ड में हैं, कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि नहीं मम्मी ये वाला आइडिया अच्छा है और आपने कहा हो कि नहीं नहीं यही चीज़ अच्छी है, तो कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कुछ? मतलब हमको लगता है कि हमको भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। ये द फैक्ट दैट हम लोग इंडियन कल्चर पे इवेंट्स करते हैं, तो वो चीज़ मेरे भी अंदर है कि हमको पसंद है वो उस तरह की चीज़ें। और हमको लगता है मोर देन मिनिमलिज्म जो आजकल थोड़ा ट्रेंड कर रहा है, हम थोड़ा मैक्सिमलिज्म के एंड पे हैं, जहाँ पर चीज़ों में डिटेलिंग होती है, जहाँ पर ईज़िली नहीं बना होता है बट चीज़ों में आपको दिखेगा कि हाँ मेहनत की गई है। तो आई डोंट थिंक इस तरह का कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, बट हाँ, कुछ चीज़ में ऐसे होता है कि हम ऐसा बोलते हैं कि ये ऐसे करें, उसमें ये कुछ इसको ऐसे करते हैं, वो वाला चीज़ होता है। मतलब ऐसे ये नहीं होता कि नहीं नहीं ये बकवास है, वो वाला चीज़ हमको लगता है अभी तक नहीं। हम लोग वी ऐड ऑन, मतलब हम कुछ बोलते हैं तो ये बोलती है इसको ऐसे कर लेते हैं तो ये फिर हम बोलते हैं अरे वाह यार। और कभी कभी इसमें एक फ़नी चीज़ भी हम मतलब करते हैं। एक बार कभी ऐसे हम बोल दिए थे कि अरे यार कुछ ये चीज़ है इसी की वजह से NID में नहीं हुआ। अब वो हम हमेशा ना खुद ही बोलते रहते यही पे है, इसी वजह से नहीं हुआ है। क्या बात है। अच्छा मैम, कभी ऐसा हुआ कि आपने इस तरह से कुछ सीखा हो, ऐसा कोई मोमेंट रहा हो? बिल्कुल, आप रोज़ सीखते हैं। हमको तो लगता है कि एक तो पेरेंटिंग सीखते हैं कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, और जब लास्ट कुछ नहीं होता तब तो फिर हम बोल ही देते हैं कि जब तुम मम्मी बनोगी, जब माँ बनोगी तब तुमको समझ में आएगा। तो वो तो एक लास्ट मम्मी लोग का रहता ही है कि दे देते हैं। बट एवरी डे आप खास करके डिज़ाइन और ये सब के फील्ड में तो आप माने इन लोग का जो भी टेक्नोलॉजी है या फिर मोबाइल से रिलेटेड ये सब चीज़ें कैसे डिज़ाइन करना, तो हम लोग को ऑब्वियसली हम लोग ऐसे मतलब आए हैं कि हम लोग ज़्यादा अभी भी अगर सब बाकी स्टूडेंट लोग को जब कुछ बोलते हैं कि कुछ आइडिया तो फटाक से वो लोग गूगल सर्च करती है, हम लोग नहीं, हम लोग पेन पेंसिल लेके बैठ जाते हैं। तो हमारा वो चीज़ अभी भी है कि हम लोग लाइब्रेरी जाते थे, अब बच्चे नहीं जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। तो वहाँ पे है कि लोग जैसे ज़्यादा कंप्यूटर फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली सब हैं, नेटवर्क, सोशल मीडिया ये सब, तो वो सब चीज़ इससे हम काफ़ी सीखे हैं। और स्कूटी चलाना सीखे हैं और स्विमिंग करना सीखे हैं, ये सब हमको ये सिखाइए।
क्या बात है। अच्छा, अभी मैम आपने कहा कि तुम जब माँ बनोगी तो इसका कभी कमबैक मिला है आपको? क्योंकि हमको तो कमबैक नहीं मिला इस चीज़ का। नहीं, आई थिंक हर इंडियन बच्चे को ये बस सुनना ही पड़ता है। जब तक हम लोग उस स्टेज पे पहुंच नहीं जाते, आई डोंट थिंक तब तक हमारे पास कोई जवाब होने वाला है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप दोनों के लिए रहेगा कि बहुत सारी चीज़ें आपने साथ की और बहुत ज़्यादा ही रोमांचक सफ़र रहा है ये, और कहना आपसे ये चाहेंगे सेरेना कि अगर आपको मम्मी के लिए एक साड़ी डिज़ाइन करनी हो और मैम आपको इनके लिए एक इवेंट डिज़ाइन करना हो तो क्या कुछ खास होगा? आई थिंक क्या लगता है कि मैम क्या पसंद कर सकती हैं? हाँ, हमको इनका फेवरेट कलर, फेवरेट मटेरियल, मतलब फैब्रिक वो पता है, और हमको पता भी, ये भी पता है कि उनको किस तरह का आर्ट फॉर्म अगर हम प्रेफर करते हैं, तो क्योंकि कुछ क्लीशे आर्ट फॉर्म्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, तो मम्मी को वो नहीं अच्छा लगता। उनको लगता है कि अगर कुछ नया है, थोड़ा और रिसर्च करके पता कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मम्मी डिटेलिंग में बहुत जाती है कि हाँ, मेहनत लगा है इस चीज़ को बनाने में, तो उस तरीके से अगर कुछ बनाएंगे, और थोड़ा कुछ हटके होना चाहिए, अगर वो भी कर पाएंगे तो आई थिंक हम बना पाएंगे एक अच्छा साड़ी। मटेरियल क्या होगा? हाँ, ट्रिक क्वेश्चन आ गया ये तो। क्या बात है। एंड मैम आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि अगर सेरेना के लिए आपको इवेंट डिजाइन करेंगे तो वो क्या होगा, क्या सेरेना का इवेंट ऑलरेडी डिज़ाइन होना शुरू हो गया है, इसका छेका हो चुका है, और उसमें मतलब बेसिकली तो यही डिज़ाइन की थी, बट हम लोग दोनों उसमें काफ़ी इनपुट देते हैं, और अभी तक जैसे लोग बोल रहे हैं कि इस तरह का बिहार में नहीं हुआ इवेंट, साउथ के थीम पे हम लोग किए थे, और अभी जितना भी आगे होने वाला है, मतलब विवाह के पहले, तो कुछ कुछ सरप्राइज़। कई एक बार ऐसा होता है कि हम इसको डिस्कस करने लगते हैं कि ये चीज़ ऐसे करें, बोलती कुछ चीज़ तो रहने दो जो मेरे लिए ऐसे सरप्राइज़ जैसा आए। तो अभी है, शादी के पहले कुछ हम ऐसे प्लान कर सकते हैं इसके लिए सरप्राइज़ पार्टी, तो अभी वही सब चल रहा है। क्या बात है। थैंक यू सो मच सुनीता जी, एंड थैंक यू सो मच सेरेना आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए। इनफैक्ट मुझे बहुत सारी बातें जानने का मौका मिला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दूरदर्शन एंड बिहार बिहान के इस कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। विद दैट ये थी आज की बातें, और बहुत कुछ जानने का मौका मिला। इसी तरह बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो में, दैट इज़ बिहार बिहान, और आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। अगर ज़िंदगी में कहीं आप परेशान हैं और सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से कहाँ टर्न लें, तो हो सकता है कि आपको आपके करियर के फील्ड में कुछ नई चीज़ें सीखने का मौका मिले। विद दैट अगर आपके कोई सुझाव हो या फिर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप ईमेल कर सकते हैं director.ddk@gmail.com पर। विद दैट मैं रमा आपसे अब विदा लेती हूँ। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए एपिसोड में बिहार बिहार में, डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो में। थैंक यू सो मच।